हे गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से रख रहे होंगे कंटिन्यू। सो गाइस, आज हम एक और प्रैक्टिस सेट जो कि रागा का होने वाला है वो हम करेंगे। इसमें पूरे 30 क्वेश्चन होंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आज के आप प्रैक्टिस सेट में। लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज है, तो आप इसको जरूर से अटैम्प्ट कीजिएगा। और इससे पहले कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक दिया गया है जो अपना ही है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बनाया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है। उसमें मॉक टेस्ट मैंने आपको फुल मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन के जो रागा के होते हैं और रीजन उसमें इंग्लिश भी होता है, 10 मॉक टेस्ट उसके दिए हुए हैं। और उसके अलावा आपको स्पेशल इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं 5 और रागा की स्पेशल 5 अलग से दिए गए हैं। ये आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। या तो आप माई स्टडी दोस्त गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे हैं और वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहते हैं, तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो उसे जरूर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फिर। सो फ्रेंड्स, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज का, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें विलुप्त तो संख्या, तो देखिए हिंदी में है, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूंगा, तो आप ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले से नहीं अटेंड कर सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे, ये जो डैश डैश लाइन दी गई है, इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा ये आपसे सिंपली पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2, 6, 12, 20 और 30 और 42। अब यहाँ पे इससे अगला क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हो, आप देख रहे हैं कि 2 के बाद 6 से 12, 20, 30, 40 इतना हो रहा है, ना कि 400, 500 की तरफ बढ़ रहा है, तब तो यहाँ पे क्या है कि सब्सट्रैक्शन से इनके डिफरेंस से ही हम इसे चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता तो हम निकाल नहीं पाते। तो यहाँ पे देखिए 6 - 2 यानी कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे 12 का। तो एक सीरीज देखें, यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12, तो अगला यहाँ पे 14 का डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो नंबर आएगा ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 56। तो यहाँ पे नंबर आना चाहिए 56 और सी इसका आंसर हो जाएगा। सीरीज में देखिए आपको या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो सकता है, और या फिर मल्टीप्लाई ही होगा ओनली, या फिर स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या कुछ फिर और 2 सीरीज एक साथ हो सकते हैं। इतने ही 4-5 पैटर्न होते हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके सेम इसी तरीके से सीरीज पे बेस्ड है। इसमें आपको जो है बताना है कि गलत क्या है। इसमें तो आपको अगला नंबर बताना है, इसमें से एक जो है रॉन्ग है, मतलब पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। मैं एक बार यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। देखिए 1, 2, 3, 6, या फिर आप यहीं पे देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे पहले तो आप कोशिश कीजिएगा अपने तरीके से 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चल रहा है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इस तरह से अगला देखिए यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पे देखिए 5 है, 6 है। मतलब अभी तक पैटर्न सही चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, यहाँ तक भी सही है। फिर अगला देखिए 6 है, फिर यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे देखिए 6 है। देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है, सभी के लास्ट में 6 आ रहा है, अगला भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के आगे जो है यहाँ पे आपके पास में गलत बताना था। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जो आपने 6 से 7 किया था, यहाँ पे देखिए 6 से यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये वाला, ये जो 8 लिखा है 6 से यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 लिख दिया है। तो ये जो लास्ट वाला है ये यहाँ पे गलत है, 5, 6, 8, 6 हो जाएगा। तो सभी के डिजिट जो है मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि लगभग यहाँ पे जो एक सीरीज चल रहा है वो सब में सेम चल रहा है। पहला देखिए यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये ठीक था। 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे 7 आना चाहिए ताकि 8 आ गया, तो ये गलत है। ये लास्ट वाले सभी के यूनिट डिजिट जो हैं वो सेम है, 6, 6, 6। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, गलत आपको बताना था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। रोड को जो है URDG इस तरह से एनक्रिप्ट किया गया है, मतलब इसको कोड किया गया है। जैसे रोड को आप क्या लिख रहे हैं, ROAD, इसकी जगह पे आप जो वर्ड लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं URDG। सेम इसी प्रकार देखिए स्वान की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा ये आपको बताना। सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पे आपको कोई पैटर्न ऐसा नहीं कि ऐसा कोई पैटर्न खास दिया गया है, तो सीधा सा पैटर्न देखिए यहाँ पे R कितने पे आता है 18 पे, U कितने पे आता है 21 पे आता है। तो देखिए +3 हुआ है यहाँ पे, O कितने पे आता है 15 पे, R 18 पे आता है। यहाँ पे भी देखिए +3 हुआ है। A से देखिए A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, यहाँ पे +3 है। D यहाँ पे 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, यहाँ पे भी +3 है। मतलब यहाँ पे सारे में +3 हुआ है। तो यहाँ पे हम +3 करेंगे। S 19 पे आता है, 19 + 3 22, 22 पे क्या आएगा U, V आएगा, U के बाद V आता है, ठीक है। उसका देखिए W 23 पे आता है, 23 + 3 26 आएगा, तो VZ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे VZ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ इन दोनों में है। उसके बाद देखिए A का यहाँ बाद में क्या आएगा, D आएगा। यहाँ पे देखिए D आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा ये D ऑप्शन। आई होप आप समझ गए होंगे।
सिंपल सा पैटर्न था, पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए n 14 पे आता है, q 17 पे आता है, तो 14 + 3 यहाँ पे आप करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ बोला गया है आपको कि यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको चाहे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली आपको दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए इस लाइन पे फोकस कीजिए क्योंकि आपको बताइए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब यहाँ पे हमें नंबर बताना है। तो देखिए ये UTS है, इसके आगे EDG लिखा है, तो ये जो लिखा गया है यहाँ पे प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो ये इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या होगा, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको जो है शायद समझ में ना आए, लेकिन इस पैटर्न को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो UTS का संबंध है, इसका UTS का वो संबंध है EDC से, तो वह संबंध आपको बताना है जो WVU से होगा। अब देखो क्या आपको इसमें कोई संबंध दिख रहा है, तो ऐसा अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके या ऐसा कुछ करेंगे तो शायद आपको हो सकता है कुछ संबंध देखने को ना मिले, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। U कितने पे आता है, 21 पे, 20 पे आता है T, और 19 पे आता है, मतलब ये है 20, 21, 20, 19, -1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये हो रहा है 5, 4 और 3, यहाँ पे भी इस तरफ माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी इस तरफ माइनस हो रहा है। अब इसमें देखिए W आता है 23 पे, आता है 22 पे, आता है 21, मतलब इसी तरह माइनस चल रहा है 23, 22, 21। ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा हो, नंबर चाहे डिजिट कोई सा भी हो, लेकिन यहाँ पे ये होना क्या चाहिए कि पैटर्न में सब में एक एक माइनस होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, देखिए 24 है यहाँ पे, फिर देखिए 23 है और फिर 22 है, मतलब इसी पैटर्न में ये चीज़ चल रहा है। औरों को चेक करते हैं तो यहाँ पे 23 है, फिर 24 है, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है, 23, 24, 25, तो ये नहीं हो सकता, सभी में माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 19 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर उसके बाद में देखिए M आ रहा है, यानी कि 13 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19, 10, 13, यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं चल रहा, 18, फिर उसके बाद देखिए 16, यहाँ पे -2 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 16 से 15 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, तो -2 भी नहीं होना चाहिए, सभी में -1, -1, -1, ये पैटर्न चल रहा है। तो आपको बोला गया कि UTS का संबंध EDC से है, वही संबंध आपको WVU से है, वो आपको बताना है। तो अगला जो वर्ड आएगा आपका हो जाएगा ए ऑप्शन XWV। पैटर्न मैंने आपको समझाया, इन दोनों का आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं, लेकिन एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस वर्ड है, वो भी सब्सक्राइब करके माइनस में, तो जिस पैटर्न पे ये है उसी पैटर्न पे हमें इसको भी बनाना था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सवाल, बेहतरीन सवाल है आपका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बड़ा सा, इस वर्ड में जो ई वर्ड है ये आपको बताना है कितनी बार व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट इनसे पहले जो है स्थित है, यानी कि आता है। देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है आपके पास में, तो आप सबसे पहले तो ई को ढूंढिए। तो ई को मैंने ढूंढा, जैसे यहाँ पे देखिए, इससे देखिए यहाँ पे ये ई ढूंढा। अब ये आप देखिए कि ई जो है इस कॉन्सोनेंट से पूर्व है, यानी कि पहले है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सी है इससे पहले है, सी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले है, मतलब एक बार यहाँ पे आ चुका है। अगला देखिए यहाँ पे ई है, ये डी से पहले है, डी भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी एक बार आ चुका है। ई देखिए एन से पहले है, एन भी कॉन्सोनेंट है, तो एक बार फिर से यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ई आ रहा है, ये डी से पहले है, तो फिर एक बार आ गया। इसके अलावा और कहीं पे भी ई नहीं है, तो ये 4 बार आया है, और चारों बार में ही यहाँ पे ये व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले आया है, वोवल से पहले एक बार भी नहीं है। तो पहले का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ई से पहले देख रहे हैं, ई आएगा पहले किससे, कॉन्सोनेंट से, ना कि ऐसा नहीं कि ई से पहले देखना है। तो अगर हो सकता है आप यहाँ पे आर को देख रहे हो या यहाँ पे आप देख रहे हो सी को, तो ये नहीं देखना, ये देखना आपको अच्छे से आना चाहिए। 4 बार आया है, मतलब इसका आंसर ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 पार्ट जो है अपनी वाइफ को देकर के जो है रिमेनिंग पार्ट है उसको जो है तीनों जो बच्चे हैं उनमें जो है 2:3:5 के रेशो में जो है उसको डिवाइड कर देता है। और सबसे पहले जो पुत्र हैं उनको 48,000 मिलता है। तो यहाँ पे जो है पिता की जो है टोटल इनकम या संपत्ति जो है वो कितनी थी, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपको बताना है। अब 1/3 हिस्सा तो अपनी पत्नी को दे दिया है, आप ये समझिए, और बाकी 3 बेटों में बांटा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें, आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे उसकी इनकम थी 1 रुपये, ठीक है, उसने जो है 1/3 तो दे दिया, और 1/3 दे दिया तो 2/3 बचा हुआ है, ठीक है, और ये पुत्रों में बांटेगा और ये हो जाएगा 2:3:5, ठीक है। अब आपको ऐसा यहाँ पे कुछ सोचना है कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपका बिल्कुल आसान हो जाए। तो आप क्या सोच सकते हैं, जरा सोचिए। तो यहाँ पे इसको जो है आप ऐसा कीजिए कि इस फ्रैक्शन को हटा लीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस 3 को हटाना, इस 3 को हम किस तरह से हटा सकते हैं, इस 3 को हम ऐसे भी हटा सकते हैं कि सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 हट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा कि 3 हिस्से थे, उसमें से 1 हिस्सा तो पत्नी को दे दिया, बाकी बचे हुए 2 हिस्से जो है उसने इस अनुपात में बेटों को दे दिया।
लेकिन अब यहाँ पे जो 2 है इसको अगर मैं 2:3:5 में बांटूंगा तो फिर से यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगा आपके पास में। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए 30 से दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप ये कैसे कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 का मल्टीपल लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों नंबर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस 3 से इसे काटेंगे तो ये 10 बच जाएगा और यहाँ पे इस 3 से काटेंगे तो ये 20 बच जाएगा। मतलब आप उस ऐसा समझिए कि उसके पास में 30 रुपए थे, उसमें से 10 रुपए तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया और बाकी जो 20 रुपए हैं इनको जो है 2:3:5 में जो है पुत्रों में बांट दिया। तो इन का टोटल होता है देखिए 5 3 8 2 10। तो ये जो 10 रुपए हैं इनका मतलब यहाँ पे ओरिजिनल कितना है 20 है। तो ये आप देखिए 10 का मतलब 20 है, मतलब 2 गुना है, तो जस्ट 2 गुना आप यहाँ पे कर दीजिए। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए 4 6 और 5, ठीक है। ये आपके पास में पूरा क्लियर डाटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए 48,000 रुपए मिलते हैं पहले पुत्र को। तो पहला पुत्र ये है, इस 4 का मतलब है यहाँ पे आपके पास में 48,000। तो यहाँ पे 4 से काट लीजिए, ये हो गया 12,000। रिलेशन आ गया कितने का 12,000 का। तो यहाँ पे कुल संपत्ति पूछी है। देखिए यहाँ पे एक का मतलब, एक यूनिट का मतलब कितना था 12,000। तो उसके पास टोटल यूनिट कितनी थे 20 + 10 पत्नी को दिए थे 30 यूनिट। तो यहाँ पे इसको जो है 30 से गुणा कर दीजिए, टोटल पूछा है ना आपका, तो ये हो जाएगा 3,60,000। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ये वाला, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको इस तरह से ना बना के कि आप यहाँ पे इस 2 की वैल्यू हमें दी गई है, 2 की वैल्यू कितनी है 48,000। इस 2 का 1 यूनिट का मान निकालते तो ये कितना हो जाता 24,000। अब 24,000, ठीक है। इस 10 यूनिट का मान निकालते तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाता 2,40,000, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ये 10 यूनिट था और अगर आप इसको नहीं डिवाइड किए हुए थे तो फिर आपको जो है 1/3 और 2/3 इनमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इस फ्रैक्शन को पहले ही चेंज कर लिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि 20 चेयर हैं आपको पास में, उसको बेचने पे एक दुकानदार को 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इनकी सेलिंग प्राइस पर लाभ कमाता है, उसका लाभ परसेंट की प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। वो क्या करता है कि 20 चेयर हैं उसको जो है बेचता है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने का हो रहा है 4 का हो रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक की जो है सेलिंग प्राइस वो कितनी है 1 रुपया है, तो वो 20 को बेचेगा तो कितने रुपए कमाएगा 20 रुपए, ठीक है। और उसको जो है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये हो रहा है उसको 4 रुपए का। तो जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसने बेचा है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे आपके पास में सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे 20 प्लस प्रॉफिट कितने का 4 का, तो ये हो जाएगा 24। बस आप इनको काट लीजिए, ये कितने से कट जाएगा 5 से, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 6 का 24, यानी कि 5 से अमाउंट 6 हो रही है, मतलब 1 बढ़ रही है कितने पे 5 पे इंटू 100 यानी कि 20%, यानी कि उसको लाभ कितने का हो रहा है 20% का। वो एसपी के बराबर लाभ कमा रहा है उसको एक चीज़ आपको यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सीपी निकाला हमने, सीपी कैसे निकलेगा, क्योंकि आपने 20 चीज़ें बेची हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, तो वो कितने की होगी 20 रुपए की, और 20 बेचने पे आपको लाभ भी हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक वस्तु की कीमत जो है कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 1 रुपया मानो, तो 20 की कितनी हो जाएगी 20, और उसको 4 रुपए का लाभ भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस माना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे तो आपके छक्के भी छूट सकते हैं, या फिर आएगा तो फटाक से आ जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन है आपके पास में, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए 4 रूट 18 है प्लस 7 रूट 32 है और माइनस में है 2 रूट 50। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर ऐसी संख्या देता जो डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट निकल जाता, तब तो हम उसको पता लगा लेते। अब देखिए 50 का भी नहीं पता हमें, ना 32 का पता है, ना 18 का पता है। अब ऑप्शन से हम देखें तो ऑप्शन में भी कुछ ऐसा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो अब इसको कैसे सोल्व किया जाए। पहले तो आप जरूर ईमानदारी से कोशिश करना है इसको, मैं बताता हूँ कैसे करना। हमें क्या करना है, ये जो रूट के अंदर संख्या है इसके फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रैक्शन करूंगा तो किस तरह से करूंगा, देखिए यहाँ पे 18, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 32 है, तो 32 के अंदर एक 16 का मल्टीपल मिलता है, 16 का स्क्वायर रूट में निकाल सकता हूँ, 16 गुणा 2 ये 32 हो जाएगा। 50 के अंदर 25 मिलता है, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है, तो 25 गुणा 2 कर सकता हूँ। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 4 से गुणा करके ये 12 हो जाएगा, यानी कि 12 रूट 2 प्लस 16 का करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 से 7 से गुणा करेंगे तो 28 और बचेगा रूट 2, और माइनस में बचेगा देखिए 25 का करेंगे तो 5, 5 गुणा 2 यानी कि 10 और रूट 2। तो देखिए 12 रूट 2, 28 रूट 2, 10 रूट 2, तो ये सारे हैं, इसमें से घटा दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा 18 रूट 2, और यहाँ पे हो जाएगा 12 रूट 2 प्लस के अंदर 12 प्लस 18 आपके पास में कैसे हो जाएगा, देखिए इसको रूट 2 को कॉमन ले लीजिए, 12 प्लस 18 ये कितना होगा 30, तो आप इसको लिख सकते हैं 30 रूट 2, या कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट था, ये किस में दिया गया है, देखिए सी में दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कई बार हम ये फर्स्ट देख के ऑप्शन फर्स्ट चूज कर लेते हैं, इसमें अलग से ऑप्शन है, ये देखिएगा, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए,
नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में कि कैलेंडर को जो है AYJ इस तरह से कुछ कोड किया जाता है, तो आपको बताना है कि इस TABLE इसको किस तरह से कोड करेंगे। सबसे पहले तो हमें थोड़ी ना पता है इसका कोड किस तरह से किया गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे C वर्ड है, फिर इसके बाद देखा मैंने कि इसको जो है A लिखा गया है, मतलब कुछ 2 माइनस करके लिख सकते हैं इसको। अब A को अगर मैं माइनस करूँ, ठीक है, 2 माइनस करने पे ये Y आता है, ये भी सही है। L को अगर मैं -2 करूँ तो L कितने पे आता है, 12 पे, मतलब 10 पे आ रहा है, तो ये J 10 पे आ रहा है, सही है। E -2 5, 5 -2 यानी कि 3, और 14 -2 यानी कि 12। उसके बाद देखिए D 4 -2 यानी कि 2, और 1 -2 यानी कि Y, और R -18 -2 यानी कि 16, मतलब सभी में -2 हो रहा है, आप ये समझ सकते हैं। -2 कीजिए यहाँ पे, 19 है, 19 -2 17, 17 पे क्यों आता है T, 20 -2, तो ये कितना आता है, Q के बाद में R आता है, ठीक है, तो 18 पे आ जाएगा। A पे A माइनस करेंगे तो A का तो हमने देखा यहाँ पे Y आता है। B का देखिए, B का माइनस करेंगे तो Z आएगा। फिर उसके बाद देखिए L है, L 12 पे आता है, L का माइनस करेंगे तो J आएगा, और E को -2 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में C आ जाएगा। तो ऐसा कुछ देखिए Q R Y Z और JC, Q R Y Z JC, तो देखिए JC, हाँ ये इसमें है, तो ये D में दिया गया है, इसका सही आंसर है D ऑप्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ खास नहीं था, बस आपको पैटर्न पकड़ना था, इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए, अरब अगर पैसिफिक महासागर हो तो बंगाल की खाड़ी क्या होगी। देखिए पैसिफिक क्या है, ओशियन, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, महासागर है, ये बिल्कुल सही है। तो बंगाल की खाड़ी को जो हम क्या बोलेंगे, महासागर बोलेंगे, नदी बोलेंगे, सागर बोलेंगे, या बंदरगाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सागर, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। पैसिफिक अगर है महासागर तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे सागर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है ये महासागर से छोटी है, और इसमें जो है छोटा ऑप्शन यहाँ पे महासागर के बाद में सागर आएगा, तो ये दिखे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए कि अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए तथा उस एक को जो है चुनिए जो अलग हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये पहले तो आपको इतना लेवल का शायद ना भी पूछे, इसमें पहले तो आपको जो है इन वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि इससे कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं। सो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको वो बताना है कि जो अलग हो सबसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में है AYAPPA, तो इसका जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा PAPAYA यानी कि पपाया, ठीक है। उसके बाद देखिए PAGER जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ग्रेप, GREAP। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो ग्रेप लिखना है, GRAEP, ग्रेप यानी कि ग्रेप से आपने सुना होगा अंगूर, तो ग्रेप भी अंगूर होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ANGO, इसमें देखिए मैंगो बन रहा है, MANGO। तो देखिए ये सारे वर्ड देखिए, ये तीनों मैंने देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मैंगो, ग्रेप और पपाया, ये फ्रूट के नेम है, तो ये सेकंड जो है कुछ भिन्न होगा, और इसमें जो है कुछ मीनिंगफुल वर्ड अभी बन नहीं रहा है, तो ये इससे डिफरेंट भी है। तो यहाँ पे आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा सेकंड यानी कि D ऑप्शन। और बाकी आप इसका कोशिश कीजिएगा, इसका अगर कोई वर्ड मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी डिफरेंट बताना था, तो ये डिफरेंट तो यही होगा, क्योंकि ये तीनों में आप देखिए ये जो है तीनों फ्रूट्स के नेम है, और ये कुछ डिफरेंट ही होगा चौथा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है PEN को 613 और स्ट्रिंग को जो है इस तरह से कोड किया जाता है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे। सिंपल सा सवाल है, देखिए R है आपके पास में, R यहाँ पे देखिए थर्ड पोजीशन पे है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। उसके देखिए I है, I को देखिए 0 से अगला यहाँ पे देखिए क्या है R, उसके बाद में देखिए I है, R के बाद में I है, थर्ड यानी कि फोर्थ है, यानी कि 9 आएगा, 09, देखिए 09 सब में सेम है। उसके बाद देखिए P का 6 आएगा, 096, 096, 093, 096, 091, इनकी 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास में। उसके बाद देखिए लास्ट का भी सेम है, फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो ये भी सेम है, फिर उसके बाद देखिए आई का ये डिफरेंट आएगा। तो अभी हमने आई का लिखा था, यानी कि सेकंड नंबर पे था, आई का 9 लिखना था, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पे 9 आना चाहिए, यहाँ पे थर्ड पे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड पे 9 आ रहा है, तो यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और इसमें जो है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ का देखना पड़ेगा, 1 2 3 4, यानी कि ई का अगर मैं देखूँ तो 1 आएगा, तो ये जो D ऑप्शन है ये, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें से ही देखना है आपको किसका क्या मीनिंग हो रहा है। अगला सवाल, तो ये तो रिपीट हो गया दोबारा से, ये वो सेम ही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, यहाँ पे DABC इस तरह से चल रहा है, और अगला क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए D है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे H है, ABCEFG, फिर उसके बाद में HIJ, उसके बाद में MNO, P को छोड़ के QRS, ABC, D को छोड़ दीजिए, EFG आना चाहिए यहाँ पे,
फिर उसके बाद में एच को छोड़ दीजिए, आई जे के, तो देखिए आई जे के इसके 3 लास्ट हैं, जे के एल ये नहीं है, आई जे एल है, जे के एल है, ये कोई भी नहीं है, तो आई जे के इसी में आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड का मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, समझ पाए होंगे आई होप। फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप छोड़ भी दें तो यहाँ पे आप देखिए उल्टा लिखा गया है, देखिए ए बी सी, फिर स्टार्टिंग में डी, ई एफ जी, फिर यहाँ पे एच, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई जे के, फिर के बाद में एल को इस तरफ लिखा गया है। सेम यही पैटर्न था, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो है एक वेन डायग्राम बनाया गया है, इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं कि कौन क्या पढ़ता है, जैसे अखबार पढ़ने वाले हैं, ये नोवेल पढ़ने वाले हैं, और ये मैगजीन, इसमें से ये कॉमन है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करते हैं। देखिए फिर सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, देखिए इसके सवाल जो हैं इसके है नहीं, ये वेन डायग्राम इसमें क्वेश्चन में ही छपा हुआ है, क्योंकि अभी 33 तक तो कर ही चुके हैं, तो ये इसका नहीं है, ये शायद किसी और प्रैक्टिस सेट का है जो इसमें इसको प्रिंट कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सो ये है क्वेश्चन आपके पास में। यहाँ पे बोला गया है कि अगर P का अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, A का अर्थ है ऐड है, और W का अर्थ है डिवाइड, Y का अर्थ है सब्सट्रैक्ट, तो इस तरह से यहाँ पे एक कोड लिखा गया है, इसका क्या होगा, इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले तो आप फटाफट साइन लगाते जाइए। देखिए P का अर्थ है मल्टीप्लाई करना, यानी कि 13 मल्टीप्लाई, उसके बाद में कितना है 3। A का अर्थ आपके पास में देखिए, A का अर्थ है प्लस, यानी कि प्लस, उसके बाद देखिए 11, Y का अर्थ है माइनस, 11 माइनस 26, P का अर्थ है मल्टीप्लाई, 26 मल्टीप्लाई बाई 6, और W का जो अर्थ है वो डिवाइड करना है, तो 6 डिवाइड बाई 13, और उसके बाद देखिए A का मतलब है आपके पास में ऐड, प्लस में 19, तो ये इक्वेशन बन गया। आइए सोल्व करते हैं इसको। देखिए 13 से तो ये सबसे पहले कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड सोल्व करेंगे तो 13 दूना 26, फिर हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 गुणा 3 39, प्लस 11 माइनस 12 और प्लस में 19, ठीक है, ये है इस प्रकार से। तो यहाँ पे इन दोनों से यहाँ पे -1 बचेगा, इसमें करेंगे तो उसको ये 38 हो जाएगा, और ये देखिए ये आपके पास में कितना है 19, तो ये हो गया आपके पास में 57, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब ये यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये तो सीधा सा सवाल था, आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब वहाँ पे आपके पास में दी गई कि 4 शब्द युग्म है, इसमें से डिफरेंट बताना है। जैसे वर्ताकार है व्रत, वर्ताकार होता है, आयताकार होती है आयत, रेखाकार होता है रेखा, विकीर्ण वर्ग, ये भी यहाँ पे डिफरेंट है, तो थर्ड यहाँ पे इसमें दिया गया है, क्योंकि विकीर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में गलत है ये। 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। सबसे छोटी संख्या बतानी है 4 अंकों की, तो सबसे छोटी संख्या आपको पता है 4 अंकों की कौन सी होती है, ये होती है आपके पास में 1000, और सबसे बड़ी जो 4 अंकों की संख्या होती है वो होती है ये, ठीक है। तो सबसे छोटी बतानी है, तो यानी कि 1000 से बड़ी होगी, और वो वहाँ पे आपके पास में पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर रूट उसका निकलना चाहिए, सबसे छोटी बताना है। तो यहाँ पे देखो 1000 है आपके पास में, और इसका स्क्वायर रूट भी निकलता है, ठीक है। 1000 का यहाँ पे नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 0 और होता तब तो यहाँ पे 100 हो जाता है इसका, लेकिन ये नहीं निकलेगा, तो 1000 नहीं हो सकता, 1000 से बड़ा होगा। अब इसके बाद बड़ी है 1024, तो 1024 होता है किसका, 32 का, ठीक है, 32 गुणा 32 1024 होता है। अगर आगे 31 गुणा 31 करेंगे इससे छोटा, तो ये हो जाएगा 961, जो कि इससे 3 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूछी थी, तो ये सेकंड किसमें दिया गया है, ए में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट से सवाल है। अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट आपके पास में 5% है, टाइम आपके पास में 2 साल है, और चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और साधारण ब्याज में जो डिफरेंस है ये 225 रुपये है, यानी कि CI ऑफ 2 ईयर माइनस SI ऑफ 2 ईयर, इसका डिफरेंस है 225। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था इसका, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, वो सब सिंपल सा सवाल है। वैसे आप फॉर्मूले से करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जो फ्रैक्शन दिया गया है 5%, इसका मतलब होता है 1/20, तो आप इसको जो है इसको 1/20 लिख के इसका स्क्वायर कर दीजिए, जितना टाइम है, तो टाइम कितना है यहाँ पे आपके पास 2 साल, 2 साल के लिए तो यही करना है स्क्वायर, 3 साल के लिए होता है तो अलग पैटर्न होता है, तो 2 साल के डिफरेंस जो CI SI का हो इसमें इस तरह से करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे इस एक की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 225, तो यहाँ पे नीचे आपके पास में कितना है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, एक की वैल्यू ये है, तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, इसको 225 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे 225 से गुणा करेंगे तो ये 90,000 आ जाएगा, और 90,000 यानी कि 4th ये दिया गया है ए ऑप्शन में, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 3 साल का पूछता ना तो आप क्या करते, जो नीचे जो फ्रैक्शन आ रहा है इसको गुणा करते, यानी कि हर जो है हर गुणा 3 और प्लस में 1 करना पड़ता। एक शर्त और होती है इसमें कि इसके ऊपर हमेशा 1 होना चाहिए, अगर पहले से है ऑलरेडी इसमें, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 होता है या आप 7 मान लीजिए, तब आपको इसके 1 के भिन्न को नीचे बनाना पड़ता, फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये तो प्रिंसिपल हो जाता, और ये ऊपर वाला जो है इन दोनों का डिफरेंस हो जाता। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर अगला सवाल आपके पास में है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास में 363, 528 और 693 मीटर है। टेप की लंबाई कितनी होगी जो कमरे को के तीनों डायमेंशन को बिल्कुल सही से नापे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका HCF निकाल लीजिए 363,528 और 693। ये उसी तरीके से है जैसे एक ढोल में 500 लीटर तेल है तो इसमें कितने, और किसी में 200 लीटर का है, किसी में 400 लीटर है, तो उसको कौन सा ऐसा जो मापन होगा जो सही से माप सकता है, तो इसका आप HCF निकाल लीजिए इन तीनों का। HCF LCM मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने क्या कहा कि HCF आप वो चीज़ होती है जो सभी में जो है उसका भाग जाता हो, यानी कि इसमें से ऐसी संख्या ढूंढो आप इन चार ऑप्शन में से जो इन सभी में जो है डिवाइड करने में पूरा पूरा भाग जाता हुआ। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप इसको क्या कर सकते हैं, काट के कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि ये कितने से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करो पहले, तो 3 इसको रखिए यहाँ पे। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18 और 3 दूनी 6 और ये 3 से डिवाइड करने पे आएगा। क्या कोई संख्या ऐसी और है जो एक साथ फिर तीनों को डिवाइड करे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये 3 का मल्टीपल है बाकी सारे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगला सवाल देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 से फिर अगर मल्टीप्लाई करें इसको, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मल्टीप्लाई तो अभी इसको देखिए डिवाइड और किससे कर सकते हैं, क्योंकि एक देखिए यहाँ पे 11 का मल्टीपल हो सकता है ये, तो 11 का मल्टीपल करें तो 121, यानी कि ये कितना हो सकता है, इसमें एक 11 का डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 11, और इसमें 11 का देखिए 11 6 की 11 एकम 11 और 11 6 की 66, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 दूना 22 और 11 एकम 11, ये पूरा पूरा चलेगा। अब देखिए 11 16 और 21 ये एक साथ किसी संख्या से अलग से नहीं कट रहे हैं, और यहाँ पे 11 गुणा 3 33 हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 33। ये किस में दिया गया है, इसमें। ये तो वो नंबर मैंने आपको तीनों डायमेंशन बता दिए जो इन तीनों दीवारों को नाप सकता है, वो भी पूरा पूरा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो हम इस संख्या को भी आपस में गुणा कर लेते, इसी के साथ में 33 के गुणा में 11 16 और 21, ये इसका एलसीएम आ जाता। मैं आपको दोनों तरीके बता सकता हूँ, एचसीएफ निकालने के इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप ऐसा कोई संख्या ढूंढिए जो तीनों को एक साथ काटे, बस उतना ही काटना है आपको एचसीएफ में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है जहां तक संख्याएं तीनों एक साथ कट रही हैं। अब देखिए तीनों एक संख्या, ये 2 से कट सकती है, ये 3 से कट सकती है, ये 11 से ही कट सकती है, तो एक साथ नहीं कट रही है, तो यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालना आगे। नेक्स्ट देखिए फिर अगला सवाल है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है उसके सीपी से जो है 19/15 गुणा है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ही हमें फ्रैक्शन बना के दे रहा है, हम तो काम ही फ्रैक्शन पे करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपको। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको दिया गया है कि जो एसपी है वो क्या है, सीपी का 19/15 गुणा है। तो यहाँ पे अगर मैं एसपी अपॉन सीपी निकालूँ तो कितना आएगा, 19/15, मतलब ये एसपी 19 है और सीपी कितना है, 15 है। तो सीपी से एसपी हम निकालते हैं प्रॉफिट, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का हो रहा है। कितने पे, सीपी पे निकालेंगे तो 15 और गुणा में 100 कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26.67, इनकी इसका जो थर्ड ये दिया गया है बी ऑप्शन में, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल जो है टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 30 आदमी एक जो है डेली 7 आवर काम करते हैं और उसके बाद में जो है 15 डेज में उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में 25 मैन अगर काम करते हैं तो वो 12 डेज में कितना काम खत्म कर लेंगे, 12 डेज में कितने घंटे काम करे कि वो पूरा काम खत्म कर ले। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है M1, यहाँ पे जो भी T1 दिया गया है और एफिशिएंसी E1 इस तरह से, लेकिन वर्क जो होता है उसको नीचे लिख लो बस। और उसके बाद में अगर दूसरे कोई टीम काम कर रही है तो उसको M2, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है और उसका जो है वर्क कितना है, बस इस तरह से फॉर्मूला लगाओ। देखिए 30 आदमी यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, टाइम को सारे को इसमें लिखते जाए, घंटे मिनट जो भी है 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 7 घंटे काम कर रहे हैं और ये 15 दिन तक कर रहे हैं, तो इसमें D1 और जोड़ दीजिए, D1 भी इसके मल्टीप्लाई में होता है। बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई में कर देंगे, बस वर्क अगर कुछ बता दे कि 10 इकाई 20 इकाई तो वो नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बोलता है कि जो 25 आदमी हैं प्रतिदिन 12 दिन में जो है काम को खत्म करेंगे, अगर कितने आवर काम करें तो वो एच का मान निकालें। तो इसे काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 का 30 और ये 25 और 6 से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर ये 5 से हो जाएगा 5 तिया 15, तो 7 तिया 21 यानी कि 21/2 आवर यानी कि 10.5, ठीक है। इनकी डेली 10.5 घंटे उनको काम करना पड़ेगा, तो वो उसको जो है 12 दिन में खत्म कर लेंगे अगर 25 आदमी उसमें लगते हैं तो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि 6 अगस्त 1945 को किस शहर पर परमाणु बम हमला हुआ था, तो ये सबको पता है हिरोशिमा पर हुआ था 6 अगस्त को। 9 अगस्त को जो है याद रख लेना नागासाकी पे हुआ था। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि पिरामिड जो है मिस्र में पाए जाते हैं। उसके अलावा विटामिन यानी कि सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला सवाल है, हवा में ध्वनि का वेग होता है तो ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जो सवाल था 45 ये है कि यकृत की सिरोसिस का कारण क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका कारण होता है अल्कोहल। अगला सवाल है आपके पास में कि अर्थराइटिस की बीमारी है तो ये जोड़ों के सूजन से रिलेटेड होती है। उसके अलावा ये तो 18 का क्वेश्चन ही नहीं करना है। ये सवाल भी वैसे अभी आपको जरूरत नहीं है, किस राज्य ने ग्रीन महानदी मिशन
बागान अभी शुरू किया है, तो ये ओडिशा था, लेकिन ये पहले का करंट अफेयर है, ये नहीं पढ़ना है। अगला सवाल है सूर्य का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है। ठीक है, सूर्य का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसके अलावा देखिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने के से वायुदाब में कमी आती है। तो ये बिल्कुल पहला इफेक्ट सही है इसका, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए। जीके का मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया, आई नो। तो बाकी क्वेश्चंस आप जीके का खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते थे। ई बुक आप बाई कर सकते हैं अगर आप जीके का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया है। तो वीडियो को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना ना। और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन इस क्लास के बारे में जरूर लिखना। मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर की हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मनीष तनकर 11 के नाम से। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।